प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अनौपचारिक मुलाकात के लिए रूस के शहर सोची पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर रशिया के साथ दोस्ती को खास बताया। रशिया के लोगों को मेरा नमस्कार। सोची यात्रा और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात को लेकर उत्साहित हूं। उनसे मिलना हमेशा खास रहता है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत से भारत और रूस के बीच की साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का यह चौथा रूस दौरा है। सोची एयरपोर्ट पर रूस के बड़े अधिकारी पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पुतिन के रिजॉर्ट पर जाएंगे। सोची रूस के लिए काफी अहम शहर माना जाता है। दोनों नेता एक साथ लंच करेंगे और दोनों के बीच कुल मिलाकर करीब 6 घंटे की मुलाकात होगी। 360 मिनट की मुलाकात बेहद अहम होने जा रही है। दोनों देशों के बीच सालाना शिखर बैठकों का सिलसिला 2000 से चल रहा है और ये बैठकें बारी बारी से मॉस्को और नई दिल्ली में आयोजित होती रही हैं। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम साबित होने वाली है। भारत और रूस की दोस्ती पुरानी और मजबूत है और मोदी इस दौरे पर इसका सबूत भी दुनिया को दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के एक नए कानून CATSA के तहत रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर भारत अमेरिका को यह बता सकता है कि रूस के साथ रक्षा संबंधों को लेकर भारत किसी को भी दखल की इजाजत नहीं देगा। भारत और रूस हमेशा से ही दोस्त रहे हैं। इनफैक्ट अगर किसी ऑल वेदर फ्रेंड की बात की जाए तो आज़ादी से लेकर अब तक रूस एकमात्र ऐसा देश है जो परमानेंटली हमारा दोस्त रहा है। देखिए, कोई भी डिप्लोमेटिक विजिट किसी भी हेड ऑफ स्टेट के द्वारा अचानक नहीं होती। ये एक वेल प्लान्ड अफेयर होता है और उसी के तहत मोदी जी इस वक्त रशिया में विजिट कर रहे हैं। ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने के बाद ये मसला अब काफी अहम हो गया है। इस घटना के बाद भारत और रूस के कई प्रोजेक्ट ईरान में दांव पर हैं। दोनों नेता इस पर बात कर सकते हैं। अफगानिस्तान और सीरिया बातचीत के केंद्र में रहेंगे। दोनों देश एटमी क्षेत्र में कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु संयंत्र में दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एक समय दोनों नेताओं को दिया जाए जो वो दिल की बात कर सकें, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ कैसे निपटा जाए, उसके साथ कैसे जूझा जाए। जैसे पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक बातचीत की थी, वैसे ही पुतिन के साथ भी ये अनौपचारिक बातचीत होगी, जिसमें दोनों नेता किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं और एजेंडे की कोई बंदिश नहीं होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने जो रफ्तार पकड़ी थी वो अब तक जारी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की जेब में आग लगा चुके हैं। दिन ब दिन दाम आसमान छू रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने तक आम आदमी के लिए थोड़ी राहत बरकरार रही और फिर जैसे ही चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल और डीजल के दामों ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली। कर्नाटक में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल ₹1.62 महंगा हो चुका है। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 33 पैसे बढ़कर ₹76.26 प्रति लीटर पहुंच गया। इससे पहले 14 सितंबर 2013 को ₹76.06 था। इसके अलावा डीजल पहले से ही लाइफ टाइम हाई पर बना हुआ है। दिल्ली में डीजल ₹68.57 प्रति लीटर है। ये चीज़ काफ़ी गलत है कि चुनाव से पहले सरकार ने रोक दिए और फिर चुनाव के बाद फिर बढ़ा दिए। चुनाव हुआ उसी दिन हमने नोटिस किया कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। अब तो बहुत ही बढ़ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि पेट्रोल कम डलवाऊँ, गाड़ी बंद ही कर दो। नहीं तो कर्नाटक इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रत्यय होते हैं। ये मोदी या किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है बनने। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह ये है कि कर्नाटक चुनाव से पहले तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे। इससे उन्हें करीब 500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसकी भरपाई के लिए अब कंपनियां तेल के दाम में हर दिन इजाफा कर रही हैं। भारत चाहे दोस्ती की लाख कोशिश कर ले, चीन अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। डोकलाम विवाद के बाद चीन एक नए मोर्चे पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। चीन ने अरुणाचल सीमा के करीब बड़े पैमाने पर माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा से बेहद सटे हुए इलाके में खनन शुरू कर दिया है। चीन के इस रवैये से दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका है। चीन की मीडिया के मुताबिक इस क्षेत्र में सोना, चांदी समेत कई कीमती खनिजों का भंडार होने का पता चला है, जिसकी कीमत करीब $60 अरब आकी गई है। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश से सटे भारतीय सीमा के पास चीन के लंजू काउंटी में माइन प्रोजेक्ट चल रहा है। चीन के इस योजना पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस इलाके में खनन से चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ सकता है। जब वो बड़ा हैवी इक्विपमेंट जो माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस डिस्गाइज के अंदर चाइना हमारे बॉर्डर्स के साथ में नज़दीक से नज़दीक ऐसे इक्विपमेंट को मूव कर सकता है
और ज़रूरत पड़ने के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, जो कि भारत को एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। पिछले महीने 27-28 अप्रैल को पीएम मोदी दोनों देशों के बीच दोस्ती और विश्वास को और मजबूत करने के लिए चीन के वुहान गए थे, जहां उनकी शी जिनपिंग से अनौपचारिक मुलाकात हुई। लेकिन इन सब के बावजूद चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इधर पाकिस्तान दिन में रहम की भीख मांगता है और रात होते ही बुजदिलों की तरह गोलियां बरसाने लगता है। सीमा पर मुंहतोड़ जवाब मिलने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई से डरकर दिन में रहम की गुहार लगाता है और फिर रात होते ही अपना नापाक रंग दिखाने लगता है। कल दिन में पाकिस्तान ने पहले रहम की भीख मांगी और बीएसएफ से सीमा पर फायरिंग बंद करने की गुहार लगाई और फिर रात करीब 10:30 बजे फिर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग नारायणपुरा और रामगढ़ सेक्टर में की गई है। पहले छोटे हथियारों से फायरिंग की गई और फिर मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहा है। इसका जवाब देते हुए बीएसएफ ने शनिवार को पाकिस्तान के कई बंकर उड़ा दिए। इस कार्रवाई से पाकिस्तान इतने खौफ में आ गया कि रविवार को बीएसएफ से फायरिंग रोकने की गुहार लगाने लगा और कल जब बीएसएफ ने फायरिंग रोक दी तो रात में फिर अपनी हरकत पर उतर आया। पाकिस्तान इस साल अब तक 700 बार से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तान की गोलीबारी में अब तक 38 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 18 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद 7 जवानों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद जवानों को कारली पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर के लिए रवाना कर दिए गए, जहां आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले को नक्सलियों की कायराना हरकत बताया है। आपने देखा होगा कि धोखे से आईडी ब्लास्ट बिछाकर सीधे अपने आमने सामने खड़े होकर कोई लड़ाई नहीं, धोखे से बहुत ही दुखद है। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ आगे जो भी करना होगा। नक्सली हमले की एक घटना कल दिन में उस वक्त हुई जब सुरक्षा बल के जवान सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को एस्कॉर्ट करते हुए वापस लौट रहे थे। तभी किरंदुल से करीब 3 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बल के जवानों की गाड़ी उड़ा दी। नक्सलियों ने ब्लास्ट के बाद जवानों पर फायरिंग भी की और उनके हथियार लूटकर फरार हो गए। सड़क पर धमाके के लिए करीब 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। सुबह में निकली थी और जब काम खत्म होकर जब गाड़ियां वापस आ रही थी तो उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए ये गाड़ी पीछे से आ रही थी और किरंदुल से करीबन 3.5 किलोमीटर दूर पुलिया के निकट नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट करके गाड़ी को उड़ाया गया, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए और एक घायल है जिनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर शिफ्ट किया गया। वहीं नक्सलियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को आज एक और फोर्स मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों को शामिल कर बनाई गई स्पेशल फोर्स बस्तारिया आज से काम करना शुरू कर देगी। अंबिकापुर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस बटालियन की पासिंग आउट परेड होगी। नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई इंटरपोल की मदद लेगी। 13,500 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है। रेड कॉर्नर नोटिस से इंटरपोल के सदस्य देशों की प्रवर्तन एजेंसियों को आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की अनुमति मिल सकती है। सीबीआई पहले ही नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी सिंगापुर के पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मोदी हांगकांग में कुछ दिनों के लिए था और बाद में वो नजर में आने से बचने के लिए अपने सिंगापुर के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। कानपुर में जहरीली शराब से हुई 10 मौतों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनय सिंह पर ही कानपुर क्षेत्र में जहरीली शराब की सप्लाई करने का आरोप है। विनय सिंह पूर्व एसपी विधायक का नाती बताया जा रहा है। इसके साथ ही शराब कांड में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक पूर्व विधायक और उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं। इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। यह देसी शराब के ठेके की आड़ में इस प्रकार की मिलावटी शराब के माध्यम से एक तांडव कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण ढंग से किया है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस मामले में किसी भी दोषी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। जहरीली शराब कांड में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आए तो अखिलेश यादव ने इस पर भी सरकार को सवालों के बीच खड़ा कर दिया।
कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब चल रही है इस सरकार में और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बताओ, व्हाट्सएप निकल आया। ये लगातार इस सरकार में जान जा रही है और अभी सुनने को मिला है कि शराब के कारण लोगों की जान गई है। ये दुखद है और जिसकी जिम्मेदारी है सरकार आखिरकार क्या कर रही थी। मैंने तो अभी पढ़ा है अखबार में बीजेपी की सरकार के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी लोग चलवा रहे थे। अगर 1 साल से समाजवादी चलवा रहे थे तो आखिरकार सरकार क्या कर रही थी। आगरा नगर निगम परिसर में लगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं हटाई जाएगी। आगरा के डीएम गौरव दयाल ने संस्कृति निदेशालय को चिट्ठी लिखी है। डीएम गौरव दयाल ने संस्कृति निदेशालय के निदेशक को भेजी अपनी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए प्रतिमा नहीं हटाने की संस्तुति की है। विधायक जगन प्रसाद गर्ग की चिट्ठी पर संस्कृति निदेशालय की तरफ से जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई थी। बीजेपी विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने नगर निगम परिसर में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 प्रतिमाओं में से पुरानी प्रतिमा को हटवाकर उसकी जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इसका विरोध शुरू हो गया था। संस्कृति विभाग की तरफ से 24 अप्रैल को जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसका जवाब देते हुए डीएम ने कहा कि नगर निगम ने अंबेडकर की मूर्ति को हटाकर दूसरी मूर्ति लगाने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है, लेकिन अंबेडकर की 2 मूर्तियों को हटाए बिना नई जगह दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाई जा सकती है। अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस बार अपने कार्यकर्ताओं को श्राप के नाम पर डराया। बलिया में एक रैली में बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी जाति के लोग अगर किसी और पार्टी की रैली में जाएंगे तो उनको पीलिया हो जाएगा। जब तक ओम प्रकाश राजभर का निर्देश लेकर के आपके प्रदेश और जिले की टीम जब तक आपके बीच में नहीं जाएगी, तब तक किसी पार्टी की रैली में अगर कोई गया तो ये समझ लेना कि ओम प्रकाश राजभर का उसको श्राप हो जाएगा। क्या होगा? श्राप होगा, उसको पीलिया हो जाएगा। आप यहाँ आए हो, ये सोच लो, उसे पीलिया हो जाएगा। ठीक तभी होगा जब ओम प्रकाश राजभर की दवाई लोगे, तभी तेरा पीलिया ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। इससे पहले भी मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने विवादित बयानों को लेकर कई बार मीडिया की सुर्खियां बटोर चुके हैं। मुंबई के जेजे अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टर की पिटाई का मामला बढ़ता जा रहा है। सायन अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी आज हड़ताल का ऐलान किया है। शनिवार सुबह एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। 4 लोगों ने एक डॉक्टर को पहले थप्पड़ मारा, इसके बाद कुर्सी फेंक दी। डॉक्टर ने भागने की कोशिश की तो उसे दौड़ा कर पीटा गया। सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च भी निकाला। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। सायन अस्पताल के डॉक्टर भी इनके समर्थन में आज हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान ओपीडी का काम बंद रहेगा। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद छोटा शकील गैंग के बदमाश मनीष को गिरफ्तार किया है। इस पर 50,000 रुपए का इनाम है। ये जो बदमाश घायल हुआ है ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मुठभेड़ में घायल हुआ है बदमाश, जो कि मनीष चिपियाना क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल जो जानकारी की गई है इसके ऊपर करीबन 11 मुकदमे पंजीकृत हैं और जनपद नोएडा से और जनपद गाजियाबाद से फिलहाल वांछित चल रहा था। गाजियाबाद में भी लूटपाट कर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। त्रिपुरा में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। त्रिपुरा के चंद्रपुर में बाढ़ की वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से हावड़ा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। यहाँ 16 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहाँ 660 परिवार रह रहे हैं। इसके अलावा कल त्रिपुरा में लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई। त्रिपुरा के 4 जिले गोमती, खोवई, सिपाहीजाला और पश्चिमी त्रिपुरा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रशासन की तरफ से यहाँ 59 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 14,000 लोगों ने शरण ली है। उत्तराखंड के श्रीनगर के जंगलों में लगी आग और भयानक होती जा रही है। श्रीनगर के जंगलों में लगी आग श्रीकोट कोठर समेत कई गांव तक पहुंच गई है।
लोगों के घरों तक आग पहुंचने के बाद भी विभाग अभी तक आग को काबू नहीं कर पाया है। आग मतलब दिन तक, मतलब शाम तक यहाँ आ गई थी। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पानी पुनी डाला, तो फिर मैं दोबारा गई नहीं काम पे। मैंने कहा कहीं आग उग लग जाएगी तो तार फूक जाएंगे सारे, तो बच्चे भी छोटे हैं, मैंने तब घर ही में रही। तब स्थानीय प्रशासन का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग पिछले 5 दिनों से लगी हुई है और अभी तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जल चुका है। तो हमें फायर सर्विस की गाड़ी से जहाँ तक पाइप पहुँचता था वहाँ तक हमने आग बुझा दी थी, और उस समय लगभग वहाँ पर करीब आग सब बुझ चुकी थी। और ये आग जो है ऊपर से फिर नीचे को अब आ रही है, तो इसमें भी हम लगे हुए हैं। देखो आग कुछ करते हैं इसमें। यूपी के बांदा में देखते ही देखते एक बस आग के गोले में बदल गई, लेकिन गनीमत ये रही कि बस में सवार लोगों की जान बच गई। मध्य प्रदेश से यूपी आ रही बस हादसे का शिकार हो गई। जब ये बस बांदा के मटोद थाना इलाके से गुजर रही थी, इसी दौरान वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। देखते ही देखते पूरी बस जलने लगी। बस में ड्राइवर, क्लीनर समेत करीब 35 यात्री सवार थे, लेकिन सभी हादसे में बाल बाल बच गए। बस का क्लीनर आग में फंस जाने की वजह से बुरी तरह झुलस गया है, जिसको कानपुर रेफर किया गया है। पंजाब के तरनतारन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। एक महिला बेरहमी से एक बुजुर्ग महिला को पीट रही है। बुजुर्ग महिला की पिटाई की तस्वीरें तरनतारन के भिखीविंड की है, जहां एक बहू अपनी 60 साल की सास की बेरहमी से पिटाई कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला का पति और उसका बेटा भी इसमें साथ दे रहा था, लेकिन जब उसके छोटे बेटे को इसकी भनक लगी तो उसने अपनी मां के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और फिर सच दुनिया के सामने आ गया। पिटाई करने वाली बहू ने अपनी सास पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। झांसी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। झांसी रेलवे स्टेशन पर दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश में एक बुजुर्ग का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच चला गया। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे बाहर निकाल लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बुजुर्ग दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी दूर तक दौड़ने के बाद वो जैसे ही ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाता है। लेकिन तभी पास खड़े आरपीएफ के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया और थोड़ी देर तक ट्रेन के साथ साथ बुजुर्ग घिसटता रहा, लेकिन अंत में जवानों ने उसे बाहर निकाल ही लिया, जिससे उसकी जान बच गई। समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाकर देश की बहादुर बेटियां वापस वतन लौट आई हैं। छोटी सी नौका और बड़ी सी हिम्मत की बदौलत नेवी की जाबाज महिला अफसरों का दल दुनिया की परिक्रमा कर देश वापस लौट आया है। गोवा पहुंचे इस दल का स्वागत खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। नविका सागर परिक्रमा अभियान की अगुवाई लेफ्टिनेंट कमांडर वृतिका जोशी ने की। उनके साथ नेवी की 5 अन्य महिला अफसर भी इस अभियान का हिस्सा रही। 5 महीने के सफर में इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटाइल, न्यूजीलैंड के लेंटिंटल से पोर्ट स्टैनली, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन और मॉरिशस होते हुए 5 चरणों में अपना अभियान पूरा किया। इस टीम ने 5 देशों, 4 महाद्वीपों और 3 महासागरों को पार करते हुए कुल 21,600 समुद्री मील का सफर तय किया। आपने फ्लेमिंगो सिर्फ जू में देखा है तो आपके लिए खुशखबरी है कि भारत में जल्द ही फ्लेमिंगो सफारी शुरू होने वाली है। मुंबई के पास ठाणे में फ्लेमिंगो सफारी के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। ठाणे में करीब 2000 हेक्टेयर की जगह को विकसित किया जा रहा है, जहां हर साल करीब 5 महीने तक फ्लेमिंगो आते हैं। इनकी संख्या 20,000 से ज्यादा होती है और ये गुजरात के कच्छ से आते हैं। वो बेसिकली कच्छ से आते हैं। कच्छ से जो नंबर ऑफ काउंट जो है कच्छ से आपने को यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। मीन्स हम टीवी पे देखते हैं तो ऐसे देखते तो वो बहुत अलग है, और खुद से देखते तो वो फ्लाई करे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उत्तर प्रदेश के संभल में इटायला गांव का प्राइमरी स्कूल पहला वाईफाई सुविधा वाला स्कूल बन गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को मात दे रहा संभल का इटियाला माफी का प्राथमिक विद्यालय अब और हाईटेक हो गया है। प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी विद्यालय है जो वाईफाई से लैस है और बच्चों को लैपटॉप पर इंटरनेट सेवा के नए नए अवसर सीखने का मौका मिलेगा और बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सकेंगे। स्कूल के क्लासरूम में लगा स्मार्ट टीवी वाईफाई से चल रहा है। प्रदेश में सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत इसी स्कूल में हुई थी। स्कूल के हेडमास्टर कपिल मलिक की कोशिशों की वजह से स्कूल की तस्वीर बदली। कपिल को यूपी के सीएम भी सम्मानित कर चुके हैं। एक आदर्श विद्यालय है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके लिए जो आप पूरा परिवेश देख रहे हैं ये बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो बच्चों की क्वालिटी है वो भी अच्छी है। हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। सुबह को प्रेयर होती है तो प्रेयर में हम नैतिक शिक्षा का एक पार्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी मॉडल की चीज़ें हम बताते हैं।